किट सेट, ये आपका एसएससी जीडी, एमटीएस और किसी भी रिक्वायरमेंट जो भी एग्जाम हो रहे हैं रिसेंटली में, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ये होगी हमारी 50 क्वेश्चनों की वीडियो सीरीज। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। 1976 में 42वें संशोधन में कौन से दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है ए समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, बी शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार, श्रम और कानून का अधिकार, अर्थव्यवस्था और सामाजिक। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। दूसरा क्वेश्चन, इसमें बात करते हैं 42वां संशोधन अधिनियम क्या है कि इसे इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संशोधन अधिनियम के बाद नागरिकों हेतु 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य भी कर दिया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या रहेगी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी लोगों के लिए शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। इसे 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। यह मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट कि आरटीआई या सूचना का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का एक भाग है। सूचना के अधिकार में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 की जगह ली थी। आरटीआई भारतीयों को विभिन्न परियोजनाओं में करदाता के पैसे से परियोजनाओं और खर्च के खातों में कुछ देरी पर सवाल उठाने में सक्षम बनाकर प्रणालीगत समय बाधित और परेशानी मुक्त तरीके से सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के महान्यायवादी। आंसर ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी। बात करते हैं कि भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी एजी की नियुक्ति की जाती है। अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके पास उच्च न्यायालय में वकालत का 10 साल का अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रपति के विचार के अनुसार उन्हें न्यायिक मामलों के लिए एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए। गौरतलब है कि अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल के बारे में संविधान में कोई निश्चित व्याख्या नहीं दी गई है। हालांकि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर किसी भी समय राहत मिल सकती है। अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक संविधान में निर्धारित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्यकाल रखता है। एजी के कार्य तो भारत सरकार को ऐसे कानून से संबंधित विषयों पर सलाह देने के लिए जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सौंपा जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए कानूनी प्रकृति के अन्य कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित मामलों में सरकार को प्रतिनिधित्व करना, भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान किए गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अग्नि वॉरियर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? भारत और सिंगापुर, भारत और फ्रांस, भारत और मलेशिया, भारत और श्रीलंका। हमारा राइट आंसर ए भारत और सिंगापुर। बात करते हैं इसके बारे में कि सिंगापुर और भारतीय सेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर का 12वां संस्करण जो 13 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था, 23 नवंबर 2022 को फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। अभ्यास अग्नि वॉरियर के अंतर्गत दोनों देशों के सैन्य बलों ने संयुक्त रूप से फायर पावर का प्रदर्शन एवं निष्पादन किया और इस अभ्यास में दोनों सेनाओं की आर्टिलरी शाखा द्वारा नई पीढ़ी के उपकरणों का उपयोग किया गया।
इस अभ्यास में संयुक्त योजना बनाने के अंतर्गत संयुक्त रूप से कंप्यूटर वॉर गेम में दोनों पक्षों ने भागीदारी की थी। दोनों पक्षों ने संयुक्त प्रशिक्षण चरण के हिस्से के रूप में आला प्रौद्योगिकी और अटॉर्नी ऑर्गेनाइजेशन सिमुलेटर का उपयोग किया। अभ्यास के अंतिम चरण के दौरान स्वदेशी रूप से निर्मित अटर्ली गन का हॉलडीजर तोपों में ने भी भाग लिया। नेक्स्ट, ऑफसाइड ट्रैप शब्दावली प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है। ए फुटबॉल में, बी बैडमिंटन, सी टेनिस या डी टेबल और टेनिस में। राइट ऑप्शन ए फुटबॉल में। बात करते हैं कि फुटबॉल से जुड़ी शब्दावलियां जिसके अंतर्गत बनाना, किक, हेड, पेनल्टी किक, ड्रिबल, ऑफसाइड, हैट्रिक, फाउल, लेफ्ट आउट, गोल, साइड आउट, स्टॉपर, डिफेंडर, मूव, पास, कॉर्नर बैक, बेसलाइन, रिबाउंड, ऑफसाइड ट्रैप आदि हैं। ऑफसाइड ट्रैप एक रणनीति है जिसमें बचाव दल के खिलाड़ी एक या एक से अधिक विरोधी खिलाड़ियों को ऑफसाइड स्थिति में रखने के लिए ऊपर की ओर धक्का देते हैं। फुटबॉल की बात करें कि विश्व के पहले फुटबॉल क्लब सीफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना वर्ष 1857 में इंग्लैंड में हुई थी। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। फुटबॉल की शीर्ष संस्था फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा है, जिसका गठन 21 मई 1904 को किया गया था। नेक्स्ट, कि फीफा का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। 1908 में आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को प्रतिस्पर्धी के खेल के रूप में शामिल किया गया था। भारत ने वर्ष 1948 में लंदन में आयोजित विश्व ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया। पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। भारत में भारतीय फुटबॉल संघ आईएफए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन करता है। खेल और शब्दावलियां: बैडमिंटन, बेसलाइन, कैरी, सर्विस कोर्ट, फोर हैंड, बैक हैंड, स्लैम, हिट, ड्रॉप, नेट, लव, डबल, फॉल्ट आदि हैं। टेनिस से सर्विस, ग्रैंड स्लैम, एडवांटेज, फ्यूज, गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, स्लैम, शॉट, ग्रस शॉट, कोर्ट ब्रेक, ड्रॉप शॉट, नेप्टली, बेसलाइन आदि हैं। टेबल टेनिस से वॉली हुआ, लेट सर्विस, हॉप वॉली, बैकहैंड, ट्राइप स्पिन, चॉप, टॉप स्पिन, रिसर्व स्पिन, टॉप हॉन्ग, सर्विस आदि हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का क्या अर्थ है। कूलाम, गॉस, स्टेरियन, सेल्सियम, ग्रेड, सेकेंड, सेंटीलीटर, गैलन, सीमेन, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। आंसर होगा ऑप्शन डी, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। बात करते हैं कि माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का अर्थ सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड है। सीजीएस प्रणाली माप की एक मीट्रिक प्रणाली है जो निम्न का उपयोग करती है: लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकेंड का उपयोग होता है। सीएसजी प्रणाली को एमकेएस प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। एमकेएस प्रणाली निम्न की मूलभूत इकाइयों पर आधारित है: दूरी के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकेंड हैं। बल और कार्य की इकाइयां एमकेएस प्रणाली के विपरीत डाइन और अर्ग हैं। एमकेएस प्रणाली को एसआई प्रणाली भी कहा जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी मुख्यमंत्री। राइट आंसर होगा ए राज्यपाल। बात करते हैं राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की करता है। मुख्य न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय और संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अन्य न्यायाधीश देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की, भारत के महान्यायवादी की। राज्यपाल द्वारा नियुक्तियों की बात करें तो एक राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य चुनाव आयुक्त, मंत्रिमंडल, प्रमुख शासन सचिव, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्तियां। तो प्रधानमंत्री भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के सॉलिसिटर जनरल, मंत्रियों आदि की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्तियां, तो ये विभिन्न नियुक्तियों के लिए राज्यपाल को सलाह प्रदान करते हैं।
भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा खालिस्तान से ली गई है? ए रूस, बी इंग्लैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी जर्मनी? राइट आंसर ऑप्शन ए रूस। बात करते हैं कि भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान से ग्रहण किया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधान के संशोधन करने के पश्चात बनाया गया है। रूस से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान, पंचवर्षीय योजनाएं, मौलिक कर्तव्य, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि ब्रिटेन से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान, सरकार का संसदीय स्वरूप, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान है। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायाधीश, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, जर्मनी से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? ए मेलेटोनिन, बी गेस्ट्रीन, सी साइटोकाइनिन या बी कोलसिटोकाइनिन? आंसर होगा ऑप्शन सी साइटोकाइनिन है। बात करते हैं साइटोकाइनिन पौधों में तेजी से कोशिका विभाजन में मदद करता है। साइटोकाइनिन नारियल पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। साइटोकाइनिन के दो प्रमुख प्रकार हैं, एडेनिन प्रकार के साइटोकिनिन, फिनाइल यूरिया प्रकार के साइटोकिनिन होते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका के विभाजन में और शूट और रूट माइक्रोजेनेसिस जैसे पौधों की प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। फसलें बढ़ाने के लिए किसान साइटोकाइनिन का उपयोग करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन की मेटाटोनिन फिनियन ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। मेटाटोनिन को अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है। मेटाटोनिन शरीर के सर्केडियन लय को नियंत्रित करता है। मेटाटोनिन की कमी से नींद कम हो जाती है। गेरेस्टिन पेट, पाचन तंत्र और अग्नाशय के पाइलोरिस एंट्रम में जी कोशिकाओं द्वारा जारी एक पेप्टाइड हार्मोन है। कोलिस्ट्रोकाइनिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो ग्रहणी में एंड्रोक्राइनिन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन 9, प्लासी के युद्ध के बाद खालिस्तान को बंगाल का नवाब बनाया गया था। आपके ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी मीर जफर, सी अली वर्दी खान या डी मीर कासिम? आंसर ऑप्शन बी मीर जफर। मीर जफर की बात करें कि ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जफर को रिश्वत दी थी, जो नवाब की सेना के प्रमुख कमांडर था। यह रिश्वत मीर जफर को बंगाल का नवाब बनने के लिए दी गई थी। क्लाइव का लक्ष्य साम्राज्यवाद के लिए आवश्यक धन और संसाधन प्राप्त करने हेतु बंगाल को जीतना था। इन प्रक्रिया में क्लाइव ने प्लासी युद्ध के दौरान मीर जफर को धोखा दिया और उसे नवाब की गद्दी न देकर बल्कि बदले में बंगाल पर विजय प्राप्त कर मीर जफर को देशद्रोही घोषित कर दिया। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद नवाब मीर जफर ने अंग्रेजों को बंगाल के 24 परगना और जंगली महल, छोटी प्रशासनिक इकाइयां प्रदान की। परिणाम स्वरूप उसे कठपुतली नवाब के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन कि आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के दौरान मुगल बादशाह था। आलमगीर द्वितीय 3 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 तक भारत का मुगल सम्राट था। वह जहां दरशाह का पुत्र नहीं था। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला, जो उस समय बंगाल का नवाब था, और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ा गया। प्लासी का युद्ध तब हुआ जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा विशेषाधिकार को अनियंत्रित उपयोग पसंद नहीं था। साथ ही कंपनी के कर्मचारियों ने उस करों का भुगतान करना बंद कर दिया जो प्लासी का युद्ध के कारणों में से एक था। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था जो अली वर्दी खान के गद्दी पर बैठा था। उसके शासन का अंत कंपनी के शासन की शुरुआत का प्रतीक है, जो अगले 200 वर्ष तक रहा। उसके शासनकाल के अंत में बंगाल और बाद में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई। मीर कासिम 1760 से 1763 तक बंगाल का नवाब था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से वह अपने ससुर मीर जफर की उत्तराधिकारी बना, जिसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने
प्लासी की लड़ाई जीतने में अंग्रेजों की मदद करने के लिए समर्थन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें गणतंत्र दिवस परेड किस राज्य की झांकी की सर्वोच्च पुरस्कार मिला? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी उत्तराखंड? राइट ऑप्शन डी उत्तराखंड। बात करते हैं उत्तराखंड की कि 17वें गणतंत्र दिवस की परेड में राज्य के वन्य जीवन और धार्मिक स्थलों को दिखाने वाली उत्तराखंड की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता। की पॉइंट्स क्या हैं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सेना की पंजाब रेजिमेंट को तीनों सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी घोषित किया गया। पॉपुलर चॉइस रेजिमेंट में गुजरात की झांकी पहले स्थान पर रही। महाराष्ट्र की झांकी आजादी के अमृत महोत्सव पर आधारित थी और इसमें 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति प्रस्तुत की गई। उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या दीपोत्सव को दिखाया गया था। मंत्रालयों और विभागों में जनजातीय कार्य मंत्रालय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की झांकी ने सर्वोच्च पुरस्कार जीता। नेक्स्ट कि जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी और वंदे मातरम भारत नृत्य समूह ने विशेष पुरस्कार अर्जित किया। पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में तीनों सेनाओं में भारतीय वायुसेना का मार्चिंग दस्ता विजेता बना। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सीएपीएफ गृह मंत्रालयों की झांकी पॉपुलर चॉइस सेगमेंट में सर्वोच्च बनकर उभरी। उत्तराखंड की अदर इंफॉर्मेशन की बात करें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, राज्यपाल इसके गुरमीत सिंह हैं, राज्य पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग है, राज्य की पक्षी हिमालयन मेलान या पंजीकृत जीआई उत्तराखंड तेजपात, राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद सागर राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आदि इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर खालिस्तान कहा जाता है? ए सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, सी वाट या डी जीएसटी? राइट आंसर होगा ए सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी। बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाए गए कर को सीमा शुल्क कहा जाता है। यह विदेशी व्यापार नियंत्रण और नीति का एक रूप है जो घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित या संरक्षित करने के लिए विदेशी वस्तुओं पर कर लगाया है। शुल्क निर्धारित किया जा सकता है आयातित वस्तुओं की एक नियंत्रित राशि या मूल्य का 1% या चर राशि मूल्य से भिन्न होती है। आयात कराधान का मतलब है कि उपभोक्ताओं को उन्हें खरीदने की संभावना कम है क्योंकि वे अधिक महंगा है। उत्पाद कर सरकार द्वारा वसूले गए किसी विशेष माल या सेवा की बिक्री पर एक अप्रत्यक्ष कर है। वाट मूल्य वर्धित कर एक उपभोग कर है जो किसी उत्पाद पर लगाया जाता है जब किसी आपूर्ति श्रृंखला में प्रत्येक चरण में उत्पादन से बिक्री के बिंदु तक मूल्य जोड़ा जाता है। माल एवं सेवा कर जीएसटी भारत में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखाएं हैं? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी आर्कटिक सर्कल या डी भूमध्य रेखा? राइट ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की बात करें कि भूमध्य रेखा यह सबसे लंबा संभव अक्षांश है। यह 0 डिग्री के अक्षांश पर केंद्रित है जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी की परिधि पर केंद्रित है। भूमध्य रेखा ग्लोब पर सबसे बड़ा समांतर है चूंकि पृथ्वी गोला के आकार की है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा अक्षांश की सबसे लंबी समानांतर है। पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान का अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की दूरी है। इसे उस स्थान के माध्यान्ह रेखा के अनुदिश पृथ्वी के केंद्र से एक कोण पर मापा जाता है। समान अक्षांशों वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यह सबसे बड़ा वृत्त है और ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसे एक बड़ा वृत्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट कर्क रेखा। कर्क रेखा यह भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। वे राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। मकर रेखा की बात करें
कि यह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर स्थित है। यह अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, ब्राजील, चिली, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, नामीबिया और पैराग्वे से होकर गुजरती है। उत्तरी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है। आर्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा से लगभग 66.5 डिग्री उत्तर में पृथ्वी पर अक्षांश के समानांतर है। अंटार्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा से लगभग 66.5 डिग्री दक्षिण में पृथ्वी पर अक्षांश के समानांतर है। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? ए इल्तुतमिश, बी रजिया सुल्तान, सी आराम शाह, डी घियास उद्दीन बलवान। ये राइट आंसर ए इल्तुतमिश। बात करें कि मामलुक वंश या गुलाम वंश भी कहा जाता है जिसे। इल्तुतमिश ने उत्तरी भारत के घुर्दी क्षेत्रों पर शासन किया था। वह मध्य एशिया में पैदा हुआ एक तुर्क गुलाम था। इल्तुतमिश दिल्ली के गुलाम शासकों में सबसे महान थे जिन्होंने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। उन्होंने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और कुवैत कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। उसने सल्तनत के 2 सिक्के, चांदी के टका और तांबे के जीतल को पेश किया था। उन्होंने एक एकतादारी प्रणाली भी शुरू की थी जिसमें राज्य को एकता में विभाजित किया गया था, जो वेतन के बदले में रसोइयों को सौंपा गया था। नेक्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन कि इल्तुतमिश की सेना ने 1210 में बिहार पर कब्जा करा था और 1225 में बंगाल पर आक्रमण किया था। 1236 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी बेटी रजिया उत्तराधिकारी मानी गई क्योंकि उन्होंने अपने बेटों को कार के बराबर नहीं माना था। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली कुतुब मीनार के करीब है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का मकबरा ऐतिहासिक रूप से एएसआई के प्रबंधन में दिल्ली का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के उत्तर पश्चिम में स्थित इसे 1235 में इल्तुतमिश ने स्वयं बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए आरसी गंजू, बी अश्विनी भटनागर, या सी दुर्यांत दत्ता, या डी दोनों एक और। तो एक और दो हैं, यानी हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह 2 पत्रकार आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर की चश्मदीद गवाहियां हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के 22 आतंकवादी मारे गए थे। वेब सीरीज बनाने के लिए इस पुस्तक को एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शन हाउस द्वारा भी अधिग्रहित किया गया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि एक तरफ है पुस्तकें, एक तरफ लेखक, उसके बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन कन्वेस्टेड नेशनलिस्ट किसकी है? चंद्रचूड़ घोष की। देखिए ये लिस्ट है, आप उसको देख लेना और इसको नोट डाउन जरूर करें। मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए वरुण, या बी शुक्र, सी शनि, या डी बृहस्पति। आंसर का ऑप्शन बी शुक्र है। बात करते हैं कि शुक्र आकार में पृथ्वी का जुड़वां है। शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। आकार और द्रव्यमान में लगभग समानता के कारण इसे कभी कभी पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। यह सूर्य से दूसरा ग्रह है। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन कि वरुण, यह एक नीला हरा तारा है। वरुण व्यास में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान के संदर्भ में यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 160 वर्ष लगते हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम शामिल है। मीथेन की थोड़ी मात्रा के कारण वायुमंडल द्वारा लाल प्रकाश का अन्वेषण इस ग्रह को हरा नीला से लेकर गहरे रंग का रंग देता है। नेक्स्ट बृहस्पति ग्रह है जिसका रंग नारंगी है। बृहस्पति और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का वायुमंडल अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। शनि अपने छल्लों के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। यह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का वायुमंडल भी अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित है। नेक्स्ट बात करते हैं 16 कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है?
ए चिकित्सा, बी सामाजिक कार्य, सी साहित्य या डी सिनेमा। आंसर होगा ऑप्शन सी साहित्य में। बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारतीय लेखकों और भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप मलयालम को उनके उपन्यास जल बांस की बांसुरी के लिए दिया गया था। विजेता को 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और हिंदू विद्या देवी देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिकृति प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला लेखिका 1976 में बंगाली लेखिका आशापूर्णा देवी थी। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन की स्थापना 1944 में उद्योगपति और परोपकारी साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। एक तरफ है आपके पुरस्कार नाम, स्थापना वर्ष और प्रथम प्राप्तकर्ता। तो भारत में सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो कि 1961 में जी शंकर राव कुरूप को प्रथम बार दिया गया था। चिकित्सा श्रेणी में सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार बी.सी. राव पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। श्री संदीप मुखर्जी को पहली बार दिया गया था। सिनेमा में सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, जो 2 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे सी राजगोपालाचारी, तीसरे सीवी रमन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की एक खोज किस वर्ष में हुई थी। आपके ऑप्शन 1905, 1921, 1926 या 1932। राइट ऑप्शन बी 1921। बात करते हैं इसकी कि हड़प्पा एक सिंधु सभ्यता का शहरी केंद्र था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जो रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। 1921 में उत्खनन की जाने वाली सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था। उत्खनन टीम का नेतृत्व दयाराम साहनी ने किया था। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किस देश में पद्मा नदी बहती है। ए नेपाल, बी भूटान या सी बांग्लादेश या डी श्रीलंका। आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। बात करते हैं इसमें कि पद्मा नदी बांग्लादेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह गंगा का प्रमुख मुख्य शाखा नदी है। पद्मा नवाबगंज के पास भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जमुना नदी से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए दमन और दीव, बी लद्दाख, सी लक्षद्वीप, डी जम्मू और कश्मीर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप। बात करें इंपोर्टेंट पॉइंट्स तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन की क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। कच्छ गुजरात भारत का सबसे बड़ा जिला है। माहे पांडिचेरी भारत का सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट कंफ्यूजन पॉइंट क्या कहते हैं कि ले जिला क्षेत्रफल है इसका 45,110 वर्ग किलोमीटर। कच्छ जिला क्षेत्र 45,674 वर्ग किलोमीटर। लेह 45,100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ साथ सबसे बड़े जिलों में से एक है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ए अंतः प्रकोष्ठिका, बी बाह्य प्रकोष्ठिका, सी अंतर्जीविका या सी उर्विका अस्थि। उर्विका अस्थि है। बात करें कि उर्विका अस्थि को फीमर अस्थि को जांघ की अस्थि के रूप में भी जाना जाता है। यह मानव कंकाल की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। मध्य कान में जो रकाब स्टेपेस होता है वह मानव कंकाल की सबसे छोटी सबसे हल्की हड्डी होती है। स्नायु मजबूत तंतुमय संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरे से जोड़ता है। कंडराय मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है। ए छत्तीसगढ़, बी असम, सी त्रिपुरा या डी झारखंड।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। बात करें कि कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर में देश के मध्य से होकर गुजरती है। देश की स्थिति उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। यह भारत को लगभग दो समान जलवायु और क्षेत्रों अर्थात उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में विभाजित करती है। यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जिन शहरों से होकर गुजरती है कर्क रेखा वे निम्न है। ये आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ? ए 1920, बी 1922, सी 1925 या डी 1930। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1922। बात करें कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया। इसके कारण गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की असहयोग आंदोलन 1922 से 20 से 22 तक चला। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन की प्रतिक्रिया रूप में सरकार के साथ असहयोग शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की। नेक्स्ट कार्यक्रम की बात करें तो उपाधियों और मानद पद का समर्पण, स्थानीय निकायों से सदस्यता का त्यागपत्र, 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हुए चुनावों का बहिष्कार, सरकारी कार्यों और बहिष्कार, अदालतों, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, विदेशी सामान और का बहिष्कार, राष्ट्रीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और निजी पंचायतों न्यायालयों की स्थापना, स्वदेशी वस्तुओं और खादी की लोकप्रियता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो आप एक तरफ है आंदोलन, एक तरफ है वर्ष, या आप लोग भी नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन नागरहोल और बांदीपुर जैसे भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित घरेलू मवेशियों की निकटतम जंगली प्रजाति है? ए लाल अंगस, बी एशियाई भैंस, सी नीलगाय या डी गौर। तो ऑप्शन डी गौर। बात करें कि गौर, जिसे भारतीय बाइसन भी कहा जाता है, घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली प्रजाति है। प्रजाति संरक्षित और भारत के कई राष्ट्रीय उद्यानों में पाई जा सकती है, जिनमें कर्नाटक में नागरहोल और बांदीपुर भी शामिल हैं। गौर सभी जंगली मवेशियों में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली है और अपने गहरे खोखले शरीर के लंबे कद और प्रमुख पृष्ठीय लकीरों से पहचाने जाते हैं। ये आपके एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, राज्य, स्थापना वर्ष और मुख्य प्रजाति है। ये लोग आप लोग देखेंगे और नोट डाउन अपनी कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ए गोल्फ, बी फुटबॉल, सी बास्केटबॉल या डी इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन सी बास्केटबॉल से। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ बनाया? आपके ऑप्शन ए पर्थ स्टेडियम वेस्ट इंडीज के खिलाफ, शेरे स्टेडियम बांग्लादेश के खिलाफ, एडन पार्क न्यूजीलैंड के खिलाफ, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो राइट आंसर बी शेरे बांग्ला स्टेडियम बांग्लादेश के खिलाफ। ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसमें देखेंगे हम लोग इंपोर्टेंट फैक्ट, क्योंकि ये लास्ट इसलिए क्योंकि आप लोग बोरिंग महसूस ना करें, इसलिए 25 क्वेश्चनों की सीरीज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो चलते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं इसमें कि सचिन तेंदुलकर भारत के एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। उन्होंने 16 मार्च 2012 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक बनाया। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ शेरे बांग्ला स्टेडियम में अपना 100वां शतक लगाया। यह बांग्लादेश के खिलाफ उनका पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतक था। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक हासिल करने वाले इतिहास में पहले व्यक्ति बने। एडिशनल इंफॉर्मेशन कि सचिन तेंदुलकर अपना पहला शतक ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ आया था। सचिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। प्लेइंग एट माई वी सचिन की आत्मकथा है। ये पहला क्वेश्चन यानी 26वां क्वेश्चन कि भारत 2020 पुस्तक द्वारा लिखी गई है। ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी प्रणब मुखर्जी, सी प्रसून जोशी या डी रामनाथ कोविंद। राइट आंसर ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बात करें कि इंडिया 2020 पुस्तक, ये वर्ष 2020 तक भारत दुनिया की प्रथम 5 आर्थिक शक्तियों कैसे
शामिल हो सकता है। इस संबंध में एक विजन प्रस्तुत करने के लिए एक पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनके करीबी सहयोगी वाई एस राजन ने भारत की ताकत और कमजोरियों की समीक्षा की है। एडिशनल इंफॉर्मेशन कि कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें और उसके लेखक, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भारत 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट्स, टारगेट 3 बिलियन, ये एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें हैं। प्रणब मुखर्जी की थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन, द कोलिएशन ईयर्स, द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 और 1996, ये बियॉन्ड सर्वाइवल हैं। प्रसून जोशी की सनशाइन लेन, थिंकिंग अलाउड, धूप के सिक्के, ये प्रसून जोशी की हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रामनाथ कोविंद की द रिपब्लिक एथिक, जुलाई 2017 में, जुलाई 2018 में यह प्रकाशित की गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र है। ए CaO, बी CO2 या सी CaCO3 या सी कोष्टक में OH का होल 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CaO। बात करते हैं इसके विषय में कि की पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO होता है। इसे क्विक लाइम, जला हुआ चूना या बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। यह जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र CaOH2 है। इसे जलीयोजित चूना या बुझा चूना भी कहते हैं। यह कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO का उपयोग क्विक लाइम का उपयोग बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग BOS प्रक्रिया में किया जाता है। क्विक लाइम की छोटी मात्रा का उपयोग अन्य प्रक्रियाओं जैसे कांच, कैल्शियम, एल्यूमिनेट, सीमेंट और कार्बनिक रसायनों के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। ए ऑक्साइड चीन के पूर्व में, बी ले के पूर्व में, सी गिलगिट के उत्तर में या डी नुब्रा घाटी के उत्तर में। तुम्हारा राइट ऑप्शन डी नुब्रा घाटी के उत्तर में। बात करते हैं कि नुब्रा घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर और काराकोरम दर्रे में के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। उत्तर पश्चिम की ओर काराकोरम दर्रा घाटी को चीन के दिजियांग से जोड़ता है। नुब्रा नदी भारत में लद्दाख की नुब्रा घाटी में एक नदी है। यह श्योक नदी सिंधु नदी प्रणाली का एक हिस्सा है कि एक सहायक नदी है और सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो यह काराकोरम में सबसे लंबा ग्लेशियर है और दुनिया में गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा है। यह क्षेत्र कभी प्राचीन हिमालय व्यापार पथ सिल्क रूट का हिस्सा था जो चीन को मध्य पूर्व से जोड़ता था। काराकोरम के बड़े पैमाने पर हिमाच्छादित हिस्से में भारतीय उपमहाद्वीप जिसे कभी कभी तीसरा ध्रुव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ए 1896, बी 1899, सी 1898 या डी 1897। ऑप्शन ए 1896। बात करते हैं इसके विषय में कि की पॉइंट्स क्या क्या हैं कि वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्ला एम साइनी थे। वंदे मातरम इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 में लिखा था। यह गीत 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INS की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। INS की जनक एल अटोनमी ह्यूम या एओ ह्यूम प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया और कालाजार निम्न में से किसके कारण होता है। ए जीवाणुओं द्वारा, बी कवक द्वारा, सी प्रोटोजोआ द्वारा, डी विषाणु द्वारा। ऑप्शन सी प्रोटोजोआ द्वारा।
बात करते हैं कि मलेरिया और कालाजार प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय सुकेंद्रीय जीवों का एक समूह है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं को कम करता है और इसलिए रक्त की कमी होती है। क्लोरोक्विन, स्टूमिन, फेल्यूडरीन आदि दवाओं का उपयोग करके मलेरिया का उपचार किया जाता है। कालाजार का कारण प्रोटोजोआ लीशमैनिया दोनों वानी है। कालाजार रोग एक संक्रमित सैंड फ्लाई के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं? ए 28, बी 22, सी 12 या डी 26? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 26। बात करते हैं इसके सेम की पॉइंट्स क्या क्या है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मिशन दुनिया को सुरक्षित रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार का घनिष्ठ सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है और भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अब 26 संगठन शामिल हैं जिन्हें देश में सेवा देने का सम्मान प्राप्त है। भारत अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य रहा है। 26 जून 1945 को भारत और 50 अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। भारत संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा संचयी सैन्य योगदान करता है जिसने अब तक संयुक्त राष्ट्र के 71 शांति अभियानों में से 50 के लिए सैनिक उपलब्ध कराए हैं। 1950 में भारत को परिषद में अपने पहले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था। जनवरी 2007 में भारत में लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा करने के लिए पहली बार महिला पुलिस भी भेजी गई। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र में अब 193 देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र का मिशन और कार्य इसके संस्थापक चार्टर में उल्लेखित हैं। लक्ष्यों और आदर्शों द्वारा संचालित होते हैं। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? ए यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी सूर्यसेन, डी लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल थे। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा गठित एक क्रांतिकारी संगठन था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था और यदि आवश्यक हो तो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करता है। यह अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर पहला क्रांतिकारी आंदोलन था। 1923 में इलाहाबाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। सचिंद्र नाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्य थे। काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ा है। बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन कि रामप्रसाद बिस्मिल एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी षड्यंत्र में भाग लिया था। 19 दिसंबर 1927 को अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी। यतीन्द्रनाथ मुखर्जी युगांतर पार्टी बंगाल में क्रांतिकारी स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं का केंद्रीय संघ के प्रमुख नेता थे। सूर्यसेन एक बंगाली क्रांतिकारी थे जिन्हें 1930 में चटगांव सत्याग्रह छापे का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। लाला लाजपत राय एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे जो सभी ब्रिटिश साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध मार्च के लिए जाने जाते थे। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में शासन के स्वरूप का वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया है? ए संघीय,
बी गणतंत्र, सी समाजवादी, डी पंथनिरपेक्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संघी। बात करते हैं की पॉइंट्स कि समाजवादी शब्द का अर्थ समाजवादी की उपलब्धि लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाप्त होती है। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्र साथ साथ सह अस्तित्व में हैं। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राष्ट्र से समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन मिलता है। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया था। गणतंत्र यह शब्द इंगित करता है कि राज्य का मुखिया लोगों द्वारा चुना जाता है, इसलिए संघीय शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि संप्रभु शब्द का अर्थ कि भारत का अपना स्वतंत्र अधिकार है और यह किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं है। देश में विधायिका के पास ऐसे कानून बनाने की शक्ति है जो कुछ सीमाओं के अधीन है। लोकतांत्रिक इस शब्द का अर्थ है कि भारत के संविधान में संविधान का एक स्थापित रूप है जो चुनाव में व्यक्त लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ए अशोक चक्र, बी परमवीर चक्र, सी महावीर चक्र, डी वीर चक्र। आंसर होगा ऑप्शन बी परमवीर चक्र। बात करते हैं की पॉइंट्स कि परमवीर चक्र भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जो दुश्मन की उपस्थिति में सर्वोच्च स्तर की वीरता के लिए दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को पेश किया गया यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा सकता है। समुच्चय परमवीर चक्र का अर्थ परम बहादुर का पहिया है। संस्कृत में परम का अर्थ परम, वीर का अर्थ बहादुर और चक्र का अर्थ पहिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महावीर चक्र की बात करें तो महावीर चक्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य अलंकरण है और दुश्मन की उपस्थिति में चाहे वह जमीन पर, समुद्र में या वायु में विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। यह मरणोपरांत सम्मानित किया जा सकता है। एक ही संघर्ष में सबसे अधिक महावीर चक्र 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में दिया गया था जब 11 भारतीय वायुसेना को दिए गए थे। नेक्स्ट वीर चक्र की बात करें तो वीर चक्र एक भारतीय वीरता पुरस्कार है जो युद्ध के मैदान में बहादुरी के कार्यों के लिए दिया जाता है। पदक का पुरस्कार अपने साथ ले जाने का अधिकार BRC एक नामांत खिताब संक्षिप्त नाम के रूप में ध्यान दे कि इसका संक्षिप्त नाम विक्टोरिया क्रॉस से अलग है। यह युद्धकालीन वीरता पुरस्कारों में तीसरे स्थान पर है और परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद आता है। अशोक चक्र की बात करें तो पुरस्कारों की अशोक चक्र श्रृंखला नागरिकों के लिए भी खुली है। यह परमवीर चक्र से शांति काल के समकक्ष है और दुश्मन के मुकाबले सबसे विशिष्ट बहादुरी या कुछ साहसी या प्रमुख वीरता या बलिदान के लिए सम्मानित किया जाता है। पदक या तो सैन्य का नागरिक कर्मियों को प्रदान किया जा सकता है और मरणोपरांत प्रदान किया जा सकता है। ये पुरस्कार द्विवार्षिक हैं और गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? विशिष्ट तत्व, बी सेतु तत्व, सी संक्रमणकालीन तत्व या डी सामान्य तत्व। आंसर का ऑप्शन बी सेतु तत्व। बात करते हैं इसके विषय में कि मोसले ने आवर्त सारणी का आधुनिक लंबा रूप दिया जहां वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या थी। मोसले के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुणों को अपने परमाणु संख्या में से समय समय पर कार्य हैं। लंबी रूप की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त पहले 20 तत्व में तीसरे आसन्न तत्वों के कुछ जोड़े के बीच एक विकर्ण संबंध मौजूद है। ये युग्म हैं लिथियम और मैग्नीशियम, बेरियम और एल्यूमिनियम, बोरान और सिलिकॉन आदि। उदाहरण के लिए
लिथियम और मैग्नीशियम समान गुणधर्म दिखा रहे हैं, इसलिए दूसरे आवर्त के तत्वों को सेतु तत्वों के रूप में जाना जाता है। सेतु तत्व एक तरफ क्षार और क्षारीय पृथ्वी धातुओं वर्ग 1 और वर्ग 2 और दूसरी तरफ धातु रूप अधातु वर्ग 13 से 18 के बीच का अंतर है। तीसरे आवर्त तत्वों सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है को विशिष्ट तत्व कहा जाता है। उन्हें इसलिए भी ऐसा कहा जाता है क्योंकि वे अपने स्वयं के समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संक्रमण तत्व आवर्त सारणी में ब्लॉक के तत्वों को संदर्भित करते हैं क्योंकि उनकी संयोजकता संक्रमण दिखाई देती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन कि भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड लिटिन। राइट आंसर सी लॉर्ड डलहौजी के समय। बात करते हैं आगे कि भारतीय रेलवे के बारे में लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला रेलवे बॉम्बे से थाने तक 21 मील की दूरी पर चला था। बॉम्बे को थाने, कल्याण और थाल और भोरे घाटों से जोड़ने के लिए रेलवे का विचार पहली बार 1843 में भांडू की यात्रा के दौरान बॉम्बे सरकार के मुख्य अभियंता श्री जॉर्ज क्लार्क को हुआ था। पहला औपचारिक उद्घाटन समारोह 1853 में किया गया था। दक्षिण में पहली लाइन 1856 में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पहला था और अभी भी सबसे उत्कृष्ट है। भारत में एक पहली पहाड़ी यात्री रेलवे का उदाहरण है जो 1881 में खोला गया था। यह वर्ष 1999 यूनेस्को पहचान मिली थी। भोलू गार्ड हाथी भारतीय रेलवे का शुभाकर है। फेयरी क्वीन दुनिया का सबसे पुराना काम करने वाला लोकोमोटिव है जो सभी अभी भी उपयोग में है। दिलचस्प बात यह है कि इसे 1972 में भारत सरकार द्वारा विरासत का दर्जा दिया गया था। 1855 में निर्मित फेयरी क्वीन को नियमित सेवा में दुनिया के सबसे पुराने स्टीम लोकोमोटिव के रूप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध किया गया था। यह संग्रहालय एशिया का सबसे बड़ा रेल संग्रहालय भी है। भारत में दिल्ली, पुणे, कानपुर, मैसूर, कोलकाता, चेन्नई, धूम और तिरुचिरापल्ली में 8 रेलवे संग्रहालय हैं। 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। आम बजट से रेल बजट का पृथक्करण एक वर्ग समिति की सिफारिश पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? ए सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी माधव राय, सी कृष्णमचारी या डी सरदार पटेल। हमारा जो होगा ऑप्शन डी सरदार पटेल होंगे। बात करते हैं इनके विषय में। की पॉइंट्स क्या क्या है कि मसौदा समिति को ऐसे लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संविधान का मसौदा तैयार करने उसे बनाने के लिए एक साथ बैठते हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और एक मसौदा समिति का गठन किया। मसौदा समिति में जो 7 सदस्य थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राय, उन्होंने बी एल मित्तर का स्थान लिया जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया था, और डी पी खेतान थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। सरदार पटेल मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। उन्होंने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात में गिरती है? ए नर्मदा, बी काली नदी, सी चंबल या डी ताप्ती। आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा होगा। बात करें इसके विषय में कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित एक जलप्रपात है जो नर्मदा नदी द्वारा बनाया गया है। धुआंधार शब्द 2 हिंदी शब्दों से लिया गया है, धुआं प्लस धार।
प्रवाह, जिसका अर्थ है एक ऐसा जलप्रपात जहां हमें धुआं प्रवाह महसूस होता है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में नर्मदा नदी घाटी पर स्थित है और 30 मीटर ऊंचा है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पास अमरकंटक पठार से निकलती है। इन दोनों राज्यों में इसके भारी योगदान के लिए इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश से पालीघाट से जोड़ता है। हमारा जो ऑप्शन है ए नैनी, बी बोगीबाल, या सी कोरोनेशन, या डी पवन। हमारा जो राइट आंसर बी बोगीबाल होगा। बात करते हैं इसके विषय में कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है कि बोगीबील पुल भारत का 5वां सबसे लंबा पुल है। बोगीबील पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश से पासीघाट से जोड़ता है। यह एक रेल सह सड़क प्रकार का पुल है। बोगीबील पुल भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। यह एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। बोगीबील पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया था। इसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। पुल दिसंबर 2018 पर 25 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अतिरिक्त जानकारी, पम्बन पुल भारत का पहला समुद्री पुल है। यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कि राजीव गांधी के खेल रत्न पुरस्कार से सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है। ए गीत सेठी, बी विराट कोहली, सी विश्वनाथन आनंद, डी अभिनव बिंद्रा। आंसर होगा ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। बात करते हैं इनके विषय में कि की पॉइंट्स क्या क्या कि राजीव गांधी खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर है। खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। 1991 में संस्थाबद्ध है। विश्वनाथन आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हैं। स्पोर्ट शूटर अभिनव बिंद्रा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं। अंतिम बार 2019 में सम्मानित किया गया था। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता 2019 दीपा मलिक और बजरंग पुनिया हैं। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन कि अभिनव बिंद्रा एक पूर्व भारतीय खेल निशानेबाज हैं। भारत के व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। उन्होंने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। कोहली एक भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्हें 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट गीत सेठी अंग्रेजी बिलियर्ड्स के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं। उन्हें 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है। ए लाल किला, बी एलोरा की गुफाएं, सी सांची का स्तूप, या डी रानी की बाग। वहां जो ऑप्शन बी एलोरा की गुफाएं हैं। बात करते हैं इसके विषय में कि अप्रैल 2019 में आरबीआई ने महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 20 रुपए के मुद्रा नोट जारी किए हैं। 20 रुपए के नए नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। नए नोट का आधार रंग हरा और पीला है। नए 20 रुपए के मूल वर्ग में नोट के पिछले हिस्से पर एलोरा गुफाएं की आकृति है। बैंक नोट का आयाम 43 mm से 129 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। ए कीमती खनिज, बी दलहन, सी जूट, या डी बागवानी और शहद से। और जो राइट ऑप्शन डी बागवानी और शहद से ये संबंधित हैं। बात करते हैं इसके विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्वेषा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं। ये किससे संबंधित हैं तो ए भाला फेंक, बी गोल्फ, सी भारोत्तोलन, या डी जिम्नास्टिक से। हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गोल्फ से संबंधित है। इनके विषय में बात करते हैं कि पॉइंट कि त्वेषा मलिक एक भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं। वह हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली हैं। उन्होंने हीरो महिला गोल्फ टूर का चौथा चरण जीत लिया है। गुरसिमर बड़वाल एक भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कि भारतीय सेना ने गोवा पुर्तगालियों
से कब मुक्त कराया और इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया? ए 1967, बी 1961, सी 1952 या डी 1969 को? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1961 को। बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि गोवा का विलय वह प्रक्रिया थी जिसमें भारत गणराज्य ने स्ट्राटो द इंडिया, गोवा, दमन और दीव के तत्कालीन पुर्तगाली भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, जिसकी शुरुआत दिसंबर 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सशस्त्र कार्रवाई से हुई थी। भारत में इसे गोवा मुक्ति के रूप में जाना जाता है, पुर्तगाल में इसे गोवा के आक्रमण के रूप में जाना जाता है। दादर और नागर हवेली स्थानीय लोगों ने पहले ही स्वतंत्र घोषित कर दिया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन, गोवा की बात करें तो गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। राजधानी इसकी पणजी या पंजिम है। सबसे बड़ा शहर इसका वास्को डी गामा है। जिस जिले में 2 हैं। संसदीय क्षेत्र इसमें राज्यसभा है 1, लोकसभा 2 है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि विश्व के सर्वाधिक आपराधिक क्षेत्रों में मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की 2023 श्रेणी में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 126वां स्थान, 77वां स्थान या 85वां स्थान, 135वां स्थान? हमारा जो राइट ऑप्शन बी 77वां स्थान रहा है। फिर भी हम बात करते हैं कि ये वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 12 अप्रैल 2023 को विश्व के सर्वाधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग साझा की है। की पॉइंट की सूची में वेनेजुएला को शीर्ष स्थान दिया गया है। इसके बाद क्रमशः पपुआ न्यू गिनी 2, अफगानिस्तान 3, दक्षिण अफ्रीका 4, होंडुरास 5, त्रिनिदाद 6, गुयाना 7, सीरिया 8, सोमालिया 9 और जमैका 10 का स्थान है। आपराधिक श्रेणी वाले देश में भारत का 77वां पायदान पर है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन भारत से आगे हैं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अमेरिका 55वें नंबर पर है और ब्रिटेन 65वें नंबर पर था। तुर्की, जर्मनी और जापान सर्वाधिक निम्न आपराधिक देशों में से थे, जिनकी रैंकिंग 92वें से 100वें और 135वें स्थान पर रही थी। अपराधों के विभिन्न रूप हैं, जिनमें भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, अपहरण और हत्या शामिल हैं। देश में उच्च बेरोजगारी दर के कारण अन्य प्रकार के अपराध, डकैती और हमले हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें एडिशनल इंफॉर्मेशन कि हेनेले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत 80वें स्थान पर रहा। शीर्ष 4 पहले पे जापान और सिंगापुर, दूसरे पे दक्षिण कोरिया, तीसरे पे जर्मनी, स्पेन और चौथे पे फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग है। नेक्स्ट बात करें निम्न 4 तो 1 अफगानिस्तान पर, दूसरे पे इराक, तीसरे पे सीरिया, चौथे पे पाकिस्तान है। विश्व खुशहाली सूचकांक में बात करें 2023 में तो भारत 126वें स्थान पर है। शीर्ष 4 फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे नीदरलैंड है। निम्न 4 की बात करें तो अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और तीसरे पे रवांडा और चौथे पे बोत्सवाना है। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 की तो भारत का स्थान 127वां है। शीर्ष 4 देश कौन से? पहले पे आइसलैंड है, दूसरे पे फिनलैंड है, तीसरे पे नॉर्वे, चौथे पे न्यूजीलैंड है। निम्न 4 स्तर की बात करें तो अफगानिस्तान, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे कांगो और लोकतांत्रिक गणराज्य, चौथे पे ईरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है? ए फ्लेइंग इट माई वे, बी द नाइस गाइड हु फिनिशिंग फर्स्ट, सी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, डी द लास्ट हीरो। आंसर का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है। बात करें इसकी की पॉइंट्स की कपिल देव अब तक 4 किताबें लिख चुके हैं। बाय गॉड्स डिग्री 1985 आत्मकथा है। क्रिकेट माई स्टाइल 1987 आत्मकथा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट 2004 आत्मकथा है। बी द सिक 2019 है इनकी। एडिशनल इंफॉर्मेशन सचिन तेंदुलकर की पुस्तकें फ्लेइंग इट माई वे है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की यह आत्मकथा है। इसे 5 नवंबर 2014 को मुंबई में विमोचित किया गया था। इस पुस्तक के लेखक बोरिया मजूमदार और सचिन तेंदुलकर हैं। विनोद कांबली की बात करें तो विनोद कांबली द लास्ट हीरो पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं।
पुस्तक के लेखक कुणाल पुरविंदर हैं। राहुल त्रिवेदी की बात करें तो द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट राहुल त्रिवेदी की जीवनी है। इस पुस्तक के लेखक देवेंद्र प्रभु देसाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपिंदर पाल सिंह के अंतरराष्ट्रीय खेल संन्यास की घोषणा की है। ये किससे संबंधित है? ये पूछा गया कि ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी बैडमिंटन। आंसर होगा ऑप्शन बी होगा हॉकी। बात करें हॉकी की क्यू पॉइंट्स की भारतीय हॉकी खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। वह टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी की टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 223 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 2014 राष्ट्रमंडल खेलों 2014 इंचियोन में एशियाई खेलों 2016 रियो डी जेनेरो में आयोजित ओलंपिक खेलों में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम की आत्मकथा है? ए अनब्रेकवेल एंड ऑटोबायोग्राफी, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, प्लेइंग इट माई वे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ए नंबर अनब्रेकवेल एंड ऑटोबायोग्राफी इनकी आत्मकथा है। की पॉइंट्स कि अनब्रेकवेल एंड ऑटोबायोग्राफी मैरी कॉम की आत्मकथा है। उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की और दुनिया को दिखाया कि केवल कड़ी मेहनत और अत्यधिक समर्पण के साथ ही एक किसान की बेटी भी दुनिया की अग्रणी महिला मुक्केबाजी बन सकती है। बेंगलोर के फोरम मॉल में एक शानदार कार्यक्रम में मैरी कॉम ने अपनी बहुप्रतीक्षित आत्मकथा अनब्रेकवेल का विमोचन किया था। हार्पर कॉलियर्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक में मैरी के अथक संघर्ष और मुक्केबाजी के लिए असीम जुनून का वर्णन है। उन्होंने कहा कि मेरी कहानी वैसी है जैसी इस देश की हजारों महिलाओं की है। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, माइक टाइसन को सर्वकालिक महानतम हैवीवेट मुक्केबाजी के रूप में जाना जाता है। इनकी आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ है। माई ऑटोबायोग्राफी, प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया जाता है 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी या 25 फरवरी। आंसर होगा ऑप्शन बी 25 जनवरी को। बात करते हैं इसके की पॉइंट्स की। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए इसे देश भर में पहली बार 2011 में मनाया गया था। दिन का मुख्य उद्देश्य प्रोत्साहित करना, सुविधा प्रदान करना और सुनिश्चित करना है कि मतदान के लिए पात्र सभी भारतीय नामांकित हों। नए मतदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 के लिए थीम, इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। चुनावों के दौरान भारत के मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करना राष्ट्रीय मतदाता दिवस की गतिविधियों की कुंजी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? ए ब्राह्मण, बी अरण्यक, सी उपनिषद या डी भागवत गीता। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भागवत गीता। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वैदिक साहित्य को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 4 वेद, इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उनकी संहिताएं शामिल हैं। प्रत्येक वेद में मंत्र, पाठ और संहिता कहा जाता है। ब्राह्मण, ये प्रत्येक वेद के साथ एक ब्राह्मण होता है जो अनिवार्य रूप से विशिष्ट वेदों पर टिप्पणियों के साथ ग्रंथों का एक संग्रह है। वे आमतौर पर किंवदंतियों, तत्वों, दर्शन और वैदिक अनुष्ठानों की गहन व्याख्याओं का मिश्रण है। इनमें अनुष्ठानों और यज्ञ को करने के नियम व निर्देश भी शामिल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अरण्यक की इन्हें वन पुस्तकें कहा जाता है। अरण्यक द्वारा यज्ञ अनुष्ठानों की व्याख्या प्रतीकात्मक और दार्शनिक तरीके से की गई है। उपनिषद की बात करें तो 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषदों में से 13 को प्रमुख माना जाता है।
उपनिषदों द्वारा आत्मन और ब्राह्मण की अवधारणाओं को प्रमुखता से समझाया गया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, भगवद गीता महाकाव्य महाभारत का भाग है। महाकाव्य कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान पर पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। गीता युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश। ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज, वो भी हमारी 25-25 क्वेश्चनों के 2 वीडियो में एक वीडियो आपको 50 क्वेश्चनों की मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।